सुनहरी साहब, मुत्तहिदा अरब अमारात का 1967 से कायम ओपेक के साथ सफ़र ख़त्म करना एक तारीखी मोड़ है। आपके ख्याल में अबू ज़बी के इस फैसले के पीछे सिर्फ पैदावारी सलाहियत का जायज़ा है या ये आलमी तवानाई की सियासत में सऊदी अरब की बालादस्ती को चैलेंज करने की एक दानिस्ता कोशिश है? इसके अलावा भी ये दो तो अपनी जगह मौजूद है, लेकिन एक तीसरा फैक्टर भी है और वो यमन में जो मुतहारिब ग्रुप्स हैं उसमें अगर आप देखें तो सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात ये दो मुख्तलिफ ग्रुप्स को सपोर्ट करते हैं और वो भी इसमें एक मेजर फैक्टर रहेगा। लेकिन अगर थोड़ा सा देखा जाए तो इस वक्त ओपेक जो है वो ऑलरेडी अपना इन्फ्लुएंस काफ़ी हद तक ज़ाहिर कर चुकी थी। अभी तेल की कीमतें और तेल की सप्लाई जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप के ट्रुथ सोशल पे जो पैगाम पोस्ट करते हैं उससे होती है। अभी जो है या सप्लाई है उसका दारोमदार ईरान और यूएस के आपना हुर्मुज़ को खोलने या बंद करने के फैसले से है। तो बहुत ज़्यादा ये 11 ममालिक जो हैं पहले भी को इस पोजीशन में नहीं रहे थे पिछले चंद सालों से कि तेल की पैदावार को कंट्रोल कर सकते या वो तेल की कीमतों को कंट्रोल कर सकते। और यूएई जो है ये पिछले चंद सालों से ऑलरेडी अपने कोटे से ज़्यादा जो है वो प्रोड्यूस कर रहा था। यूएई ने 2016 में ये ऐलान किया था कि वो पहले 2030 और उसके बाद 2027 तक वो 3 मिलियन बैरल पर डे की जगह 5 मिलियन बैरल पर डे जो है वो प्रोड्यूस करके बेचना चाह रहा था, ताकि वो एक तो अपने जो है रिजर्व्स उनको बेहतर यूटिलाइज कर सके, उससे अर्निंग ज़्यादा बेहतर कमा सके और उसके साथ वो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ भी जा रहा है। और यही वजह है कि दुबई में आपको याद होगा COP 28 जो है क्लाइमेट चेंज की कॉन्फ्रेंस वो दुबई में की गई थी। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से इस वक्त मुत्तहिदा अरब अमारात जो है वो अलहदा हुआ है। इसका फौरी तौर पे हम पे कोई इम्पैक्ट इसलिए नहीं आएगा कि अगर मुत्तहिदा अरब अमारात जो है वो अपनी प्रोडक्शन बढ़ा भी देता है तो जब तक आपने हुर्मुज़ नॉर्मल नहीं होती है वो तेल कहीं बेच तो सकता नहीं है। इससे पहले अगर हम देखें तो कतर और इंडोनेशिया, अंगोला, ये तीनों ममालिक जो हैं इन्होंने ओपेक को छोड़ा था। अब मुत्तहिदा अरब अमारात ने छोड़ा। जो असल डेंट इसमें पड़ सकता है वो ये है कि वेनेजुएला यहाँ पे कि अब जो है वो एक डमी गवर्नमेंट बन चुकी है, यूएस जो सपोर्टेड है। क्या वो ओपेक में रहेगी या नहीं? अगर वेनेजुएला भी ओपेक को छोड़ देता है तो फिर थोड़ा सा स्ट्रेन जो है ओपेक पे आएगा और फिर शायद इसकी जो रही सही इन्फ्लुएंस है वो भी ख़त्म हो जाए। वरना जो मुत्तहिदा अरब अमारात का निकलना है वो शायद ओपेक की बाकी के ममालिक में डिसीजन मेकिंग को स्मूथ कर दे, क्योंकि सऊदी अरब को चैलेंज करने वाला अब कोई नहीं रहेगा और सऊदी अरब बीइंग द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द ब्लॉक। बट सर, एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि ये तो आपने फैक्टर्स बता दिए, लेकिन एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि यूएई की लेदगी ओपेक के जवाल का आगाज है। ये भी एक ओपिनियन सामने आ रहा है। क्या आप समझते हैं कि 29 लाख बैरल योमिया पैदावार निकालने से ये कार्टेल अपनी वो ताकत खो देगा जिसके जरिए वो आलमी कीमतों का तयन करता था और अब सिर्फ एक अकेला तन्हा मुसाफिर रह गया है वो सऊदी अरब? जैसा कि मैंने कहा कि पहले भी अब सिर्फ ओपेक जो है वो कीमतों का तयन नहीं कर रहा। मानिए कि मुत्तहिदा अरब अमारात अगर नहीं भी जाता तो पिछले 2 महीने से तो तेल की कीमतों का तयन जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप की सोशल मीडिया पोस्ट कर रही हैं। वो लिखते हैं कि सुलह हो गई तो फौरन तेल नीचे आ जाती हैं। वो लिखते हैं कि कल हम हमला करने वाले हैं, तेल की कीमतों पर चली जाती हैं। इसी तरीके से जो प्रोडक्शन की बात है तो प्रोडक्शन जितनी मर्जी बढ़ा ली जाए, अगर ईरान अपना हुर्मुज़ पे और उसका तसल्लुत है, अगर वो तसल्लुत उसका कायम रहता है तो ओपेक का असर जो है वो तो पहले से डिल्यूट हो चुका था। तो अगर हम ये कहें कि इस पर्टिकुलर फैसले से ओपेक का जवाल शुरू हो गया तो मेरा ख्याल है कि जवाल कई साल पहले शुरू हो चुका है। ये बस एक फर्दर एडिशन है इसमें। जो ममालिक जा रहे थे उनमें एक और मुल्क है जो कि ओपेक को छोड़ के चला गया। सही, सऊदी अरब अब 90 लाख बैरल योमिया के साथ ओपेक में तन्हा रह गया। क्या इससे ओपेक प्लस के दीगर अरकान जैसे रशिया के लिए भी तंजीम छोड़ने की राह हमवार होगी और उसका तेल की मंडियों पर तवील मुद्दती असर क्या होगा? मेरा नहीं ख्याल कि रशिया जो है वो इस वक्त
ओपेक प्लस को छोड़ना चाहेगा। इवन अच्छा। आपने देखा कि ईरान गो के गल्फ कंट्रीज के साथ उसकी जंग चल रही है, लेकिन वो अभी भी ओपेक का मेंबर है। हम्म। इराक जो है, जो कि सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सऊदी अरब के बाद ओपेक ममालिक में, वो भी तक ओपेक का मेंबर है। मार्केट को एक प्रोडिक्टेबिलिटी चाहिए होती है, और मार्केट की प्रोडिक्टेबिलिटी प्राइसेस या उसकी सप्लाई की तभी मुमकिन है जबकि ये कार्टेल जो था ये आपस में डिसाइड कर रहा था कि क्या कैपिंग होगी, और ये पूरी दुनिया को बता रहे होते थे कि अगले 6 महीने के लिए जो ओपेक कंट्रीज हैं वो पैदावार इतनी रखेंगे, और उसी से फिर कीमतों का तयन होता था। हम्म। पाकिस्तान जैसे ममालिक के लिए फायदा है अगर सारे मुल्क जो हैं वो अपनी अपनी प्रोडक्शन करना शुरू कर दें, तो थ्योरेटिकली तो हमें यहाँ से सस्ता मिले, हम वहाँ से ले सकेंगे, और जो सप्लाई ज़्यादा बढ़ेगी उसकी कीमत तो उतनी कम हो जाएगी। लेकिन हम्म। उसमें अनसर्टेनिटी का आंसर भी रहेगा कि एक मुल्क जो कि आज अपनी पैदावार बढ़ा के आपको सस्ता ऑफर कर रहा है, कल अगर वो कहता है कि अब उससे पैदावार कम करनी है, तो आपको फिर एक महंगा जो है डील वो करनी पड़ रही होगी। तो डेवलपिंग कंट्रीज जो है, सॉरी इंपोर्टिंग कंट्रीज जो हैं, उनके लिए एक ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज की ब्लॉक से निगोशिएट करना ज़्यादा आसान है बनिस्बतन के वो अकेले अकेले मुल्क से कर रहे हों। लेकिन एनर्जी का अब जो स्टेट ऑफ एनर्जी है इस जंग के बाद, जब भी ये जंग खत्म होती है, वो नहीं रहेगी, और अगर उसमें ओपेक बिल्कुल भी डिल्यूट हो जाता है तो शायद ये एक पॉसिबिलिटी बने। अगर उसमें ओपेक ज़्यादा स्ट्रांग होकर सामने आता है तो ये भी एक पॉसिबिलिटी बन सकती है। लेकिन अब बिजनेस एज यूजुअल जो है वो जो है वो नहीं रहेगा, इसमें बिल्कुल। डेफिनेटली और वैसे चेंजेस भी सर आएंगे। आप देख रहे हैं वर्ल्ड बैंक ने 2026 में तवानाई की कीमतों में 24% इजाफे और ब्रेंट ऑयल के $86 तक जाने की पेशगोई की है, जबकि हालिया कशीदगी में ये $111 तक जा चुका है। क्या आलमी मईशत तेल की इन बुलंद कीमतों के साथ किसी बड़े आलमी रिसेशन की तरफ बढ़ रही है? रिसेशन अगर ना भी हो तो इन्फ्लेशन जो है वो तो यकीनी तौर पे इस वक्त पूरी दुनिया को हिट कर रही है। उस इन्फ्लेशन के साथ इंटरेस्ट रेट जो है, जैसे पाकिस्तान ने भी बढ़ाया, दुनिया में या तो इंटरेस्ट रेट को अब स्टेबल रखा जा रहा है या इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जा रहा है। और तीसरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है ये मुख्तलिफ मुल्कों को मुख्तलिफ तरीकों से इफेक्ट कर रहा होगा। अभी इकोनॉमिस्ट मैगजीन ने एक महीना पहले अपनी एक स्टोरी की थी जिसमें उन्होंने सबसे ज़्यादा वल्नरेबल इकोनॉमीज का जिक्र किया था डेवलपिंग कंट्रीज में, और पाकिस्तान को उन्होंने जॉर्डन के बाद दूसरे नंबर पे रखा था। तीसरे नंबर पे श्रीलंका है, और फिर इजिप्ट है और इथियोपिया है। ये वो मुल्क हैं जहाँ पे बैरूनी कर्जों की जो बोझ है वो है। ये वो मुल्क हैं जो काफ़ी हद तक गल्फ कंट्रीज से अपने पेट्रोलियम मसनूआत इंपोर्ट कर रहे हैं। और ये वो मुल्क हैं यहाँ पे कि फिस्कल डेफिसिट भी है, यानी उनकी अखराजात जो हैं वो उनकी आमदनी से कम है। तो अगर आप उन ममालिक में शामिल होते हैं जहाँ पे ये 3 फैक्टर हैं तो वो ज़्यादा बुरे तरीके से हिट होंगे। अगर आपके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, अगर आपके पास कर्जों का बैरूनी कर्जों का बोझ कम है या फिस्कल डेफिसिट नहीं है, आप सब्सिडी दे सकते हैं अपने कंज्यूमर को, तो आप शायद कम इम्पैक्ट हो रहे होंगे। तो ये इस वक्त 2 तरह के ममालिक होंगे, और पाकिस्तान बदकिस्मती से उन ममालिक में आता है यहाँ पे कि ग्रोथ भी इम्पैक्ट होगी, यहाँ पे महंगाई भी बढ़ेगी, और यहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो है वो तो पहले ही हमने देखा कि कल बढ़ा दिया गया है। नो डाउट के सर नायक हुर्मुज़ की बंदिश की वजह से पूरी दुनिया की माशी सिचुएशन बिगड़ रही है। अब इस नाकाबंदी ने आलमी सप्लाई लाइन को भी मफलूज कर दी है, जहां से दुनिया का एक बड़ा हिस्सा तवानाई हासिल करता है। क्या ये नाकाबंदी सिर्फ आलमी मईशत के लिए खतरा है, या ये चीन और रूस जैसी उभरती हुई मईशतों के लिए भी बका का मसला बन सकता है? और अगर ये मामला तवील होता है तो इसका मुकाबिल क्या हो सकता है? देखिए, इसका मुतबादिल फिर यही होगा कि जो ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज हैं वो डिफरेंट सोर्सेज देखना शुरू करेंगे। इसने पूरी दुनिया को मुतासिर किया है। वो ममालिक भी जो डायरेक्टली मिडल ईस्ट से नहीं ले रहे थे, जब आपका ब्रेंट और या अरब डिलाइट जो है, अरब लाइट क्रूड, जब उसकी कीमत बढ़ती है किसी एक जगह पे, क्रूड की कीमत बढ़ने का मतलब ये होता है कि वहाँ पे एक बेंचमार्क बन गया और उसकी वजह से बाकी जगहों पे भी तेल की कीमत में इजाफा होता है। दूसरा, अगर एक जगह से सप्लाई जो है वो कम होती है तो इवन वो ममालिक जो कि मिडल ईस्ट से नहीं ले रहे थे उनको अब कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा, चूँकि जो इम्पोर्टर हैं जैसे पाकिस्तान है, इंडिया है, चाइना है और बांग्लादेश है, और बहुत से इम्पोर्टर्स होंगे जो कि अब
अमेरिकन मार्केट का रुख करेंगे, जो वेनेजुएला का रुख करेंगे, जो सिंगापुर का रुख कर रहे होंगे, जो सऊदी अरब से रेड सी के जरिए मंगवा रहे होंगे, तो वहाँ पे फिर जिन ममालिक के पास जो पेइंग कैपेसिटी कम होगी वो क्राउड आउट हो जाएंगे। तो एक तो इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से कीमतों में इजाफा हो चुका है, दूसरा इससे सप्लाई जो है वो उसमें शॉर्टेज आई है, जिसका नतीजा यह है कि यहाँ से सप्लाई मिल सकती है वो भी महंगी मिलेगी और वहाँ कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा।